यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष क्लासेस संसारपुर में। ये जीव विज्ञान क्लास 12 का पेपर है जो 23 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट। अब पेपर कोड है 348 BCK पूर्णांक 70 का होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और जो साथी नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है निर्देश में? सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, यानी इसमें फिगर भी बनाना है। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। अब आगे क्या है? MCQ प्रश्न। इसमें आपको जो है चुनना है, एक सही है उसी को जो है आपको लिखना है। देखो क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? तो विकल्प ए अनुकूली विकर्ण, बी लुप्त कड़ी, सी अभिसारी विकास, डी संयोजी कड़ी। इसमें हो जाएगा साथी पहला सही है, अनुकूली विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक है, मलेरिया का वाहक है। इसमें दूसरा सही है, मादा एनोफिलीज। सेकंड सही है। नंबर 3 क्वेश्चन, गा डाईएसिटिलमार्फिन का सामान्य नाम है। में हो जाएगा विकल्प सी इसमें सही, इसमें एक हेरोइन, नशा वाला वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। इसमें देखो ना स्टॉक और एनाबीना, इसमें दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए यहाँ भी है, इसको भी कर लीजिए। को पहला दूसरा दोनों सही है, नॉन स्टॉक एनाबीना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, दो का देखिए, दो का क्या है? अति नर क्या है? तो इसका आंसर हो जाए क्या? देखो, अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XYY होते हैं, जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति गुस्सैल, कामुक या अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जैसे 47 गुणसूत्र 46 है, 46 बार एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? जो संतान होगी वो गुस्सैल होगी और अपराधी प्रकृति की होगी। अब देखिए, दो का आंसर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? इसमें क्या है? रिवर्स आंसर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA के टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ देख लीजिए, अच्छा खवाला यहाँ देख लीजिए, उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ग नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग।
स्क्रीनशॉट आप लोग लेते हैं। हाँ, ग नंबर देखिए साथी, ग नंबर है एकस्व पेटेंट क्या है? आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? एकस्व पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कारक को उसके नए आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया के लिए दिया जाता है। अब घ नंबर 2, घ प्राथमिक लसिकाभ अंग के दो उदाहरण लिखिए। प्राथमिक उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक लसिकाभ अंग के दो उदाहरण, पहला है क्या? अस्थिमज्जा और दूसरा थाइमस है। इसके साथ लेते हैं साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण सुरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित है। नहीं बेना खुला मैदान है, पहुंचे उठाए कुल्हाड़ी लेके काट डाले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे साथी हम। चलिए अब जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है परिभ्रूणपोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, 2 नंबर का है। उत्तर क्या हो जाएगा? यह बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूणपोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता है और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रह ऊतक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित 2n होता है, जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित 3n होता है, जो इसे भ्रूणपोष से अलग करता है। उदाहरण देखिए, जैसे काली मिर्च, यह परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब देखिए इसी में, अब खा क्वेश्चन देखिए, खा निम्नलिखित संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। इसमें पहला है ART, नंबर 2 है क्या? GIFT। ये भी 2 नंबर देखो क्वेश्चन आया है। तो पहला क्या है? ART। ART की फुल फॉर्म होगा साथी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। नंबर 2 गिफ्ट, यानी गैमेट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ग नंबर देखिए, कोशिकी रोध क्या है? कोशिकी रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रणाली का दूसरा स्तर है, जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब घ नंबर देखिए, घ नंबर TI प्लाज्मिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो TI प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का DNA अणु है जो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम नामक जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। अंगा किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, संख्याओं का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। मैं इसे ये पूरा करा दिया हूँ, और आप लोग जाके देख लेंगे, हमारे चैनल पर ही है सब पूरा क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए,
अब आता है साथ ही लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड। अब इसमें 4 का क्या है, लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। ये 3 नंबर में क्वेश्चन है। देखिए अब आगे आंसर इसका, लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों के वृषण यानी टेस्टिस में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का उत्पादन करना है, जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक है। स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब क्या है ख नंबर, अनुन्मील्य पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी 3 नंबर पूछा गया है। अनुन्मील्य पुष्प ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वार्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वार्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण हो जाता है, जैसे कनकौवा और मूंगफली। ये आपको याद करना है। अनुन्मील्य में कौन कौन है, कनकौवा और मूंगफली, मूंगफली और कनकौवा, ये आपको दोनों याद करना है। इसमें जो है फूल की ये 2 विशेषताएं हैं, खिलते नहीं हैं। अब 2 विशेषताएं और कौन कौन है मैं बता देता हूँ। और देखिए स्क्रीनशॉट पे देखिए, पहला है कभी न खुलना। ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसे बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित स्वपरागण, चूंकि ये कभी खुलते नहीं और परागण यानी परागकण उसी फूल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है, जो कि आनुवांशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। अब आगे क्या है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। भी साथी 3 नंबर में आया है, देख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब घ नंबर देखिए, घ नंबर में साथी क्या है, हार्डी बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा हार्डी बीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवांशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। अब आगे आए साथी अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पहला, वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है, 3 नंबर में पूछा गया है। अब इसी में देखो 5 का खा है क्या, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रवस्थाएं होती हैं, ये भी 3 नंबर में है। अब आगे इसमें पूछा गया नंबर 1, चल युग्मज, बीजाणुज, स्पोरोजोइट्स, अमीबी प्रवस्था। अग्गा क्या है, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए।
सूर्य प्रवर्धन को समझाइए। चलिए अभी हम करते हैं इसको, पहले सूर्य प्रवर्धन को समझाइए। हाँ, थोड़ा सा स्किप हो गया था। तो मधुमक्खी वाला जो है थोड़ा इसको भी आपको नोट कर लेना है। मधुमक्खी में वो चित्र तो मैंने दिखा दिया था, क्या है इसको थोड़ा हम अध्ययन करा देते हैं आपको। देखो मधुमक्खी में क्या, हैप्लोडिप्लॉइड प्रणाली, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण हैप्लोडिप्लॉइड प्रणाली द्वारा होता है, जिसका अर्थ कि नर अगुणित होते हैं जबकि मादा द्विगुणित होते हैं। रानी मधुमक्खी नर के साथ मैथुन करती है और शुक्राणु संग्रहित करती है। अब निषेचित अंडे जिनमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, मादा श्रमिक या रानी के रूप में विकसित होते हैं। अनिषेचित अंडे जिनमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है, नर ड्रोन में विकसित होते हैं। यह प्रणाली आनुवंशिक संतुलन को प्रभावित करती है और इस प्रक्रिया का सचित्र आमतौर पर रेखा चित्रों के माध्यम से किया जाता है जो निषेचन पथ को दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। देखो इसको मैंने बना दिया था। अब अगला आता है हार्डी। क्या हार्डी वाला भी प्रश्न, हार्डी वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला। देखो इसमें क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। हार्डी वीनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह, यादृच्छिक मैथुन। एक कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब 5वां क्वेश्चन वंश वाला जो लिखाए थे, देखो 5 में वंश, ये 5 का है, 5 का क्या है, वंश वृक्ष, फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में उपयोग। देखिए उत्तर क्या है, वंश वृक्ष एक चित्रात्मक आरेख है जो किसी परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों, पूर्वजों और वंशजों को दर्शाता है। इसका उपयोग आनुवंशिक रोगों या लक्षणों के वंशानुगत पैटर्न को समझने में किया जाता है। अगला था क्या, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं होती हैं। चलयुग्मक, बीजाणुज, स्पोरोजोइड्स, अमीबी व्यवस्था। तो पहला हम करेंगे क्या, चलयुग्मक। देखो चल युग्मज मच्छर के आंत में बनता है। बीजाणुज स्पोरोजोइड्स मच्छर की लार ग्रंथियों में बनते हैं। अमीबीय प्रवस्था मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में होती है। अब नेक्स्ट देखिए, खा हो गया। गा देखिए, गा, 5 का गा, 5 का गा क्या है, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि दही, पनीर और ब्रेड बनाने में वे किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन के स्वाद, बनावट और पोषण मूल्यों को बढ़ाते हैं। हालांकि कुछ सूक्ष्मजीव खाद्य विषाक्तता का कारण भी बन सकते हैं। अब 5 घ देखिए, 5 घ आंसर, 5 घ का आंसर। सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऊतक संवर्धन तकनीक है जिसका उपयोग पौधों के तेजी से वानस्पतिक प्रसार के लिए किया जाता है। सोमन वे पौधे होते हैं जो ऊतक संवर्धन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और मूल पौधे के आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। और उसके बाद हाँ आ जाएगा छक्का, क्योंकि मैंने पहले। अब देखिए छक्का का क्या हो जाएगा, छग का प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की संरचना का निम्नांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। देखो 3 नंबर में आया है। छग खा क्या है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए, ये भी 3 नंबर में आया है। छग तीसरा क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताएं। भारत में
एक हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। और डी देखिए क्या है, बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg लीटर है, इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। चलिए अब क्या हो जाएगा देख लीजिए। देखो क्या यह हम दिया हुआ है, इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। यहाँ तक, इसके बाद आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब छक देखिए साथी, छक पहले हम क्या कराते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की संरचना। क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षी की संरचना एक वाई आकार की होती है जिनमें दो समान भारी एच श्रृंखलाएं और दो समान हल्की यल श्रृंखलाएं होती है जो डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। स्पष्टीकरण, संरचना प्रतिरक्षी अणु को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है जो एक वाई आकार का प्रोटीन होता है। श्रृंखलाएं, इसमें दो भारी और दो हल्की श्रृंखलाएं होती है जो मिलकर एक सममित वाई आकार की संरचना बनाती है। प्रकार, प्रतिरक्षियों इम्यूनोग्लोबुलिन के दो मुख्य प्रकार हैं, आई स्मॉल जी कैपिटल जी, आई जी कैपिटल एम। अब देखिए खम क्या है साथी, खामे चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है। चारण खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पौधों यानी पदार्थों से शुरू होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ। अब विशेषता क्या है, स्पष्टीकरण देखिए देना है। चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, जैसे आरंभिक स्रोत क्या है, हरित पौधे उत्पादक मृत जीव पदार्थ इसमें होते हैं। मुख्य उपभोक्ता इसमें शाकाहारी जीव जैसे हिरण गाय, इसमें अपघटक जीव जैसे बैक्टीरिया कवक। ऊर्जा प्रवाह इसका हो जाएगा सीधे पौधों से जीवों तक, इसमें क्या हो जाएगा मृत पदार्थों से अपघटकों तक। उदाहरण जैसे गाय और घास, घास को बकरी ने खाया, फिर बकरी को शेर ने। अब यहाँ क्या है, गिरे पत्ते केचुआ, अब आगे कौआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे छक गा क्या हो जाएगा साथी, जैव जैव विविधता हॉटस्पॉट की दो मुख्य विशेषताएं हैं, उच्च स्थानिक प्रजातियां और गंभीर आवास हानि। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम पश्चिमी घाट है, ये आपको ध्यान देना है, पश्चिमी घाट। स्पष्टीकरण इसमें देना है आपको, विशेषताएं स्थानिक प्रजातियों की उच्च संख्या, इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती हैं। गंभीर खतरा, इन क्षेत्रों में अपने मूल आवास का काम यानी कम आवास का कम से कम 70% खो दिया गया है यानी नष्ट हो गया है और वे गंभीर खतरे में हैं। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिनमें से एक पश्चिमी घाट है। बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। तो प्लीज़ साथियों सभी लोग लाइक करते रहें, लाइक करना जरूरी है क्योंकि आप जितना ही लाइक करेंगे उतना हमको ताकत मिलती है। अब देखिए क्या है, छा का घा, बीओडी का पूर्ण रूप और तालाब के जल की गुणवत्ता पर राय। बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, बीओडी का पूर्ण रूप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 16 mg लीटर का बीओडी स्तर यह दर्शाता है कि तालाब का जल अत्यधिक प्रदूषित है। स्पष्टीकरण, पूर्ण रूप बीओडी का पूर्ण रूप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जल की गुणवत्ता, स्वच्छ पेयजल का बीओडी स्तर आमतौर पर 1-2 mg लीटर से कम होता है। 5 mg लीटर से अधिक का बीओडी स्तर प्रदूषित जल का संकेत देता है। 16 mg लीटर का बीओडी स्तर बहुत अधिक है जो इंगित करता है कि जल में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं।
और यह जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। अब छा का घा हो गया साथी। अब उसके बाद फिर जो है अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 7वां नंबर। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखो 5 नंबर में आया है। अब इसको न कर पाओ तो अथवा दिया हुआ है, इसमें से एक करना है। ग्राफी पुटिक यानी ग्राफी पुटक है, ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए। आंतर्व चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखिए। ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांधता की वंशागति को उपयुक्त चित्र की सहायता समझाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, क्योंकि ये सब विस्तृत उत्तरी में है। अब इसको नहीं करना है तो इसको कर दीजिए। देखो अथवा दिया हुआ है ना, ड्रग्स एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव और उसके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चलिए हम पहले इतना करते हैं। अब साथी देखो क्या है, लिंग संलग्न विकार और वर्णांतता की वंशागति। मनुष्य में 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होता है। वर्णांतता जिसे कहते हैं कलर ब्लिंडनेस यानी ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। वर्णांतता की वंशागत क्या है, वर्णांतता एक यक्ष संलग्न अप्रभावी विकार है, जिसका अर्थ यह है कि यक्ष गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण होता है। पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र XY होता है। यदि इस यक्ष गुणसूत्र पर दोषपूर्ण अप्रभावी जीन मौजूद हैं तो पुरुष वर्णांत होगा, क्योंकि Y गुणसूत्र पर इसका कोई प्रभावी प्रतिरूप नहीं होता है। महिलाओं में 2 यक्ष गुणसूत्र XX होते हैं। यदि यक्ष गुणसूत्र पर दोषपूर्ण जीन है और दूसरे पर सामान्य जीन है तो महिला केवल वाहक कैरियर होगी और सामान्य दृष्टि रखेगी, क्योंकि सामान्य जीन प्रभावी होता है। महिला तभी वर्णांध होगी जब दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर दोषपूर्ण अप्रभावी जीन मौजूद हों। यह स्थिति दुर्लभ होती है। संक्षेप में, पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं और महिलाएं अक्सर वाहक के रूप में कार्य करती हैं। चलिए जो है ये साथी पूरा हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट है क्या, अथवा वाला 8 का अथवा देखिए। ड्रग्स एल्कोहल कुप्रयोग क्या है, ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव को रोकथाम का वर्णन नीचे किया गया है। प्रभाव क्या है, शारीरिक प्रभाव, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, यकृत, सिरोसिस, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक भावनात्मक प्रभाव, अवसाद, चिंता, मनोविकृति और व्यवहार में बदलाव जैसे आक्रामकता और सामाजिक अलगाव। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट, नौकरी छूटना और कानूनी समस्याएं। रोकथाम कैसे करोगे, जो शराबी हैं, जो ड्रग्स पीते हैं, उनको कैसे समझाओगे या कैसे दूर किया जा सकता है उनकी कमी को। तो शिक्षा और जागरूकता, स्कूलों और समुदायों में ड्रग और एल्कोहल के खतरों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। परामर्श और चिकित्सा, प्रभावित व्यक्तियों के लिए पेशेवर परामर्श और नशा मुक्ति केंद्र उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, सपोर्ट सिस्टम, परिवार और दोस्तों का सहयोग महत्वपूर्ण है। सख्त कानून, ड्रग्स की उपलब्धता को कम करने के लिए सख्त कानून लागू करना। अब आगे है साथी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह सहभोजिता से कैसे भिन्न है। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है, उसका अथवा दिया हुआ है। हाँ, इसके बाद अथवा दिया हुआ है।
वो ना कर पाओ, देखो सहोपकारिता का उदाहरण से ये ना कर पाइए तो इसको ये दिया हो, इसको करिए। निम्नलिखित यानी निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, जैवमंडल रिजर्व, और दूसरा प्राकृतिक वर्ण। अब सहोपकारिता क्या है? सहोपकारिता एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं, जबकि सहभोजिता में एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है। सहोपकारिता दो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ पाते हैं। यह संबंध दोनों पक्षों के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण, फूल और मधुमक्खी का संबंध। मधुमक्खी फूलों से रस प्राप्त करती है और इस प्रक्रिया में फूलों का परागण होता है, जिससे दोनों को लाभ होता है। लाइकेन, जिसमें कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं, भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब क्या है, सहभोजिता में केवल एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न लाभ न हानि। नहीं, एक को तो लाभ होता है सहभोजिता और दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगी। अब आगे क्या है, आम के पेड़ की शाखा पर उगने वाला एक आर्किड को आश्रय मिलता है, जबकि आम के पेड़ को कोई लाभ या हानि नहीं होती। देखते हैं, आम के ऊपर जो है एक पेड़ उगाता है, उसके क्या कहते हैं, बांदा। वो पेड़ जो है रहता है, उससे का आम जो उगा रहता है उसको लाभ होता है, लेकिन आम पेड़ को न लाभ होगा और न हानि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा नव का अथवा नाइन का अथवा था, ये नाइन का अथवा, इसका हम उत्तर बताएंगे। देखिए, जैवमंडल रिजर्व क्या है, इसमें पहला जैवमंडल पूछा गया था ना, तो जैवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व क्या प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के बड़े क्षेत्र हैं जिन्हें सतत विकास के साथ जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा नामित किया गया है। यह क्षेत्र 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है। नंबर 1, कोर क्षेत्र। यह सबसे संरक्षित और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाला क्षेत्र होता है। बफर क्षेत्र, यह कोर क्षेत्र को घेरे रहता है और यहाँ अनुसंधान, शिक्षा और पर्यटन जैसे सीमित गतिविधियाँ होती हैं। संक्रमण क्षेत्र, यह सबसे बाहरी क्षेत्र है जहाँ स्थानीय समुदाय सतत रूप में रहते हैं और काम करते हैं। नंबर 2 क्या है, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। उत्तर क्या है, प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित जीव अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। यह विकास का एक प्रमुख तंत्र है जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो साथियों, ये बायोलॉजी की पेपर था, पेपर पूरा हो गया। सभी क्वेश्चन मैंने कर दिया हूँ, आप इसे जो है देख करके अध्ययन कर लीजिए। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल एंड बॉय, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के अच्छे नंबर आएँ, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूं और नेक्स्ट पेपर हम जल्द ही लाएंगे। थैंक यू।